हेलो दोस्तों, मैं सुमित सागर और आज आपका टॉपिक लेकर आया हूँ गोलमेज सम्मेलन। जैसे पिछले क्लासों में हम लोगों ने पढ़ चुके थे सविनय अवज्ञा आंदोलन, और सविनय अवज्ञा आंदोलन के दौरान महात्मा गांधी को गिरफ्तार करके जेल में डाल दिया गया था और भारत में कुछ क्रांतिकारी गतिविधियाँ काफ़ी बढ़ते जा रही थी। ऐसी परिस्थितियों में अंग्रेज़ों ने भारतीय नेताओं के साथ बैठकर समस्याओं को सुलझाने का एक अच्छा तरीका सोचा। इसलिए उन्होंने लंदन में गोलमेज सम्मेलन बुलाने का एक प्रस्ताव रखा। गोलमेज सम्मेलन क्या था? गोलमेज किसे कहते हैं? गोलमेज मतलब एक मेज जो गोल था, जिसके चारों तरफ बैठकर कॉन्फ्रेंस किया जा सकता था, बात किया जा सकता था। तो पहला गोलमेज सम्मेलन जो बुलाया गया था वो लंदन में बुलाया गया। 3 गोलमेज सम्मेलन हुए थे और तीनों गोलमेज सम्मेलन लंदन में ही बुलाए गए थे। तो अंग्रेज़ों ने नेताओं के साथ बैठकर मसले को हल निकालना उन्होंने उचित समझा था, इसलिए उन्होंने पहला गोलमेज सम्मेलन बुलाया गया। प्रथम गोलमेज सम्मेलन का आयोजन 12 नवंबर 1930 को किया गया। कब किया गया? 12 नवंबर 1930 को किया गया। कहाँ किया गया? लंदन में किया गया। और इस प्रथम गोलमेज सम्मेलन का जो उद्घाटन किया था वो थे जॉर्ज पंचम, और उसकी जो अध्यक्षता किया था वो थे रैमजे मैकडोनाल्ड ने किया था। तो पहला गोलमेज सम्मेलन का आयोजन लंदन में किया गया, 12 नवंबर 1930 को किया गया। इसके उद्घाटन जॉर्ज पंचम ने किया और इसके अध्यक्ष कौन किया था? रैमजे मैकडोनाल्ड ने किया था। इस सम्मेलन में भाग लेने के लिए भारत के जो संसदीय प्रतिनिधिमंडल थे उनके करीब 89 सदस्यों ने 89 सदस्यीय प्रतिनिधिमंडल वायसराय ऑफ इंडिया नामक जहाज से लंदन गए। ध्यान देना है, 89 सदस्यीय प्रतिनिधिमंडल वायसराय ऑफ इंडिया। देखिए, एक जहाज था जिसका नाम था वायसराय ऑफ इंडिया। इस जहाज से लंदन गए, लेकिन इस सम्मेलन में कांग्रेस ने भाग नहीं लिया। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है कि पहला गोलमेज सम्मेलन में कांग्रेस ने भाग नहीं लिया, तथा जब कांग्रेस से भाग ही नहीं लिया और सांप्रदायिकता के प्रश्न पर कुछ ऐसे माहौल बना कि वहाँ कोई निर्णय नहीं ले सका, और कहा जाता है कि प्रथम गोलमेज सम्मेलन उसी तरीके से असफल हो गया जिस तरीके से राम के बिना रामलीला समाप्त हो जाता है। यानी कि कांग्रेस के बिना उसी प्रकार से प्रथम गोलमेज सम्मेलन रहा जिस तरीके से राम के बिना रामलीला समाप्त हो जाता है। इस तरीके से प्रथम गोलमेज सम्मेलन असफल हो गया। विवश होकर लॉर्ड इरविन महात्मा गांधी से बात करने के लिए भारत आया और उन्होंने गांधी के साथ मिलकर एक समझौता किया जिसको गांधी इरविन समझौता के नाम से जाना जाता है। गांधी इरविन समझौता 5 मार्च 1931 को महात्मा गांधी और लॉर्ड इरविन के बीच एक समझौता हुआ जिसको गांधी इरविन समझौता के नाम से जाना जाता है या दिल्ली पैक्ट के नाम से जाना जाता है। ये समझौता क्या था? इस समझौते में गांधी ने अंग्रेजों के समक्ष जितनी मांगें रखी थी सारी मांगों को पूरा कर दिया था, लेकिन गांधी जी यहाँ पर भी कुछ भारतीय क्रांतिकारियों के साथ नाइंसाफी कर दिया। जैसे असहयोग आंदोलन में हम लोगों ने देखा था कि पूरे भारत के लोगों को सड़कों पर लाकर छोड़ दिया। जब यहाँ गांधी इरविन समझौता हो रहा था तो गांधी जी को हर एक मांग अंग्रेजों के समक्ष रखना चाहिए था, लेकिन गांधी जी ने किया क्या? उन्होंने कहा कि सिर्फ राजनीतिक कैदियों को छोड़ दें और वैसे कैदी जिस पर हिंसात्मक आरोप है उसकी इन्होंने जिक्र नहीं किया। यही कारण था कि हमारे यहाँ 23 मार्च 1931 को राजगुरु भगत सिंह और सुखदेव को फांसी पर लटका दिया गया। यदि महात्मा गांधी इस समय उनकी रिहाई के बाद करते, यानी कि राजनीतिक कैदियों के साथ साथ क्रांतिकारी कैदियों की भी रिहाई की बात करते, तो निश्चित है कि उनकी फांसी टाली जा सकती थी, लेकिन गांधी जी ने ऐसा नहीं किया। तो एक तरह से क्रांतिकारियों के साथ इस गोलमेज सम्मेलन में भी गांधी जी ने धोखा किया। जब गांधी इरविन समझौता हो गया तो गांधी जी ने दूसरे गोलमेज सम्मेलन में भाग लेने के लिए राजी हो गए, और दूसरा गोलमेज सम्मेलन जो बुलाया गया वो 7 सितंबर 1931 को बुलाया गया। पहला गोलमेज सम्मेलन के बाद दूसरा गोलमेज सम्मेलन 7 सितंबर 1931 को लंदन में ही बुलाया गया। तब कांग्रेस की तरफ से एकमात्र प्रतिनिधि गए थे वो थे महात्मा गांधी।
बहुत बार क्वेश्चन पूछता है कि कांग्रेस ने किस गोलमेज सम्मेलन में भाग लिया था या किस गोलमेज सम्मेलन में भाग नहीं लिया था। तो सिर्फ एक ही गोलमेज सम्मेलन था, वो था दूसरा गोलमेज सम्मेलन जिसमें गांधी जी ने भाग लिया था। और गांधी जी ने एसएस राजपूताना नामक जहाज से लंदन गए थे। और जब गांधी जी लंदन गए थे और ब्रिटेन की लाइब्रेरियों की सीढ़ियों पर चढ़ रहे थे, तब विंस्टन चर्चिल ने गांधी को नंगा फकीर कहा था। नंगा फकीर कहा था। किसने कहा था? विंस्टन चर्चिल ने कहा था। विंस्टन चर्चिल ने गांधी जी को नंगा फकीर कहा था। 7 सितंबर को यह सम्मेलन बुलाया गया और 12 सितंबर को गांधी जी पहुंचे। 12 सितंबर को गांधी जी लंदन पहुंचे, जहां उनको नंगा फकीर कहा। किसने कहा? विंस्टन चर्चिल ने कहा। किस जहाज से गए? तो एसएस राजपूताना नामक जहाज से गए। इस समय ब्रिटेन के जो प्रधानमंत्री था और रैमजे मैकडोनाल्ड था, जो ब्रिटिश का प्रधानमंत्री था। लेकिन दूसरा गोलमेज सम्मेलन भी सांप्रदायिकता के माहौल पर कोई हल न निकाल पाया और गांधी जी वापस खाली हाथ भारत चले आए। ऐसा क्यों था? क्योंकि उस समय हम लोगों ने पीछे देखा कि 1909 में जो भारत शासन अधिनियम आया था, जिसका मार्ली मिंटो सुधार अधिनियम कहते हैं, उस अधिनियम के तहत अंग्रेजों ने भारत में मुसलमानों के लिए अलग से निर्वाचन क्षेत्र दे चुका था। यानी कि पूरे भारत को हिंदू मुसलमानों में बांट चुका था। अब भीमराव अंबेडकर भी अलग से हरिजनों के लिए निर्वाचन क्षेत्र मांगने जा रहे थे, जबकि गांधी जी इसका प्रबल विरोधी थे। गांधी जी का कहना था कि अंग्रेजों ने भारत को हिंदू मुसलमानों में तो बांट ही दिया है, अब हिंदुओं को भी हरिजनों में क्यों बांटते जा रहा है। इसका गांधी जी ने घोर विरोध किया और इस मुद्दे पर जब कोई हल न निकला तो गांधी जी खाली हाथ वापस लौट आए। और जब गांधी जी भारत लौट के आए तो भारत के लोगों को उम्मीद था कि आखिर गांधी जी ने भारत के लिए क्या लाया। तो गांधी जी ने एक भीड़ को संबोधित करते हुए कहा था कि मैंने भारत के लिए कुछ नहीं लेकर आया, लेकिन मैंने भारत की इज्जत को दांव नहीं लगने दिया। और गांधी जी पुनः सविनय अवज्ञा आंदोलन शुरू कर देते हैं। ब्रिटिश प्रधानमंत्री रैमजे मैकडोनाल्ड ने उल्टा क्या किया कि तो असफल हो ही गया, लेकिन उल्टा उन्होंने क्या किया कि सांप्रदायिक चार्ट प्रस्तुत कर दिया और 16 अक्टूबर 1932 को हरिजनों के लिए भी अलग निर्वाचन क्षेत्र दे दिया। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बीपीएससी में क्वेश्चन पूछ चुका है कि सांप्रदायिक चार्ट कब प्रस्तुत किया गया था। तो 16 अक्टूबर 1932 को प्रस्तुत किया गया था। किसने प्रस्तुत किया था? तो जो ब्रिटिश के प्रधानमंत्री था और रैमजे मैकडोनाल्ड ने प्रस्तुत कर दिया था। और इसमें क्या हुआ? तो हरिजनों के लिए भी अलग से निर्वाचन क्षेत्र दे दिया। यानी कि भारत को अब 3 भागों बांट दिया कि हिंदू मुसलमान को अलग से निर्वाचन क्षेत्र 1909 के मार्ले मिंटो सुधार अधिनियम में ही दे चुका था और सांप्रदायिक चार्ट के तहत हरिजनों के लिए भी अलग से निर्वाचन क्षेत्र दे दिया। गांधी जी ने इसका घोर विरोध किया और इस समय गांधी जी जेल में बंद थे। चूँकि दूसरा गोलमेज सम्मेलन से लौटने के बाद गांधी जी ने सविनय अवज्ञा आंदोलन पुनः शुरू कर दिया था। अंग्रेजों ने पकड़कर उन्हें जेल में डाल दिया था। जब गांधी जी जेल में ये बात सुना कि अंग्रेजों ने सांप्रदायिक चार्ट प्रस्तुत करके हरिजनों के लिए अलग से निर्वाचन क्षेत्र दे दिया, तो गांधी जी ने जेल में ही अनशन कर दिया। परिणाम, उनकी जब हालत खराब होने लगी तब महत्वपूर्ण नेताओं के सहयोग से गांधी और अंबेडकर के बीच एक समझौता हुआ, जिसको पूना पैक्ट के नाम से जाना जाता है। सांप्रदायिक चार्ट के बाद गांधी जी एयरवदा जेल में भूख हड़ताल कर दिए। 20 सितंबर 1932 को एयरवदा जेल में गांधी जी ने भूख हड़ताल कर दिया। उनकी हालात जब गिरने लगी तब डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, सी राजगोपालाचारी, इन महत्वपूर्ण नेताओं के सहयोग से गांधी और अंबेडकर के बीच एक समझौता किया गया 16 सितंबर 1932 को, जिसको पूना पैक्ट के नाम से जाना जाता है। क्लियर? दिल्ली पैक्ट का क्वेश्चन पूछे कि दिल्ली पैक्ट किसके बीच हुआ, तो हम लोगों ने पढ़ा कि गांधी और इरविन के बीच जो समझौता हुआ था 1931 ईस्वी में, उसको दिल्ली पैक्ट के नाम से जाना गया। पूना पैक्ट किसके बीच हो रहा है? तो गांधी और अंबेडकर के बीच एक समझौता हो रहा है। अब इस समझौते में क्या हुआ?
गांधी और अंबेडकर के बीच जो समझौता हुआ जिसको पूना पैक्ट कहते हैं, इस पूना पैक्ट में क्या हुआ कि हरिजनों के लिए अलग से निर्वाचन क्षेत्र ना देकर जो पहले 71 सीट थी अब 147 सीटें बढ़ा दिया गया, कि 147 सीटें आरक्षित कर दी गई, कि पहले जो 71 सीट आरक्षित थी अब कितना कर दिया गया, 147 सीट आरक्षित कर दिया गया, तथा विधानसभा में 18% सीट आरक्षित कर दी गई। इस प्रकार से पूना पैक्ट के माध्यम से गांधी और इरविन के बीच समझौता हुआ और जो रैमजे मैकडोनाल्ड का जो सांप्रदायिक निर्णय था वो करीब करीब भारत में असफल रहा। इसके बाद अंग्रेजों ने तीसरा गोलमेज सम्मेलन पुनः लंदन में बुलाने का प्रस्ताव रखता है। तीसरा गोलमेज सम्मेलन 17 नवंबर 1932 को बुलाया गया, जिसमें कुल 48 प्रतिनिधि ने भाग लिया। कांग्रेस ने फिर इसको में भाग नहीं लिया, कांग्रेस ने फिर इसमें भाग लिया। तीसरा गोलमेज सम्मेलन कब बुलाया गया? तो 17 नवंबर 1932 को बुलाया गया। भारत के कुल 38 प्रतिनिधियों ने भाग लिया, कांग्रेस ने फिर इसमें भाग नहीं लिया। यानी कि कांग्रेस के बिना कोई भी सम्मेलन सफल नहीं हो सकता था। लेकिन इस तीसरा गोलमेज सम्मेलन में ब्रिटिश के प्रतिनिधिमंडल ने एक श्वेत पत्र 1933 में जारी किया। 1933 में एक श्वेत पत्र जारी किया। इसी के आधार पर 1935 का भारत शासन अधिनियम लागू किया गया, है ना, जो एक कहा जाए तो थोड़ी सी रियायत था। जैसे हमारे भारतीय संविधान पर क्वेश्चन पूछता है कि सबसे अधिक प्रभाव किसका है, तो 1935 का भारत शासन अधिनियम का है। एक सवाल पूछता है कि कौन ऐसे व्यक्ति थे जिन्होंने तीनों गोलमेज सम्मेलन में भाग लिया था। तो दो ऐसे महान आत्मा थे, एक थे तेज बहादुर सप्रू और एक थे भीमराव अंबेडकर। ये दो ऐसे व्यक्ति थे जिन्होंने तीनों गोलमेज सम्मेलन में भाग लिया था। इस बात को याद रखना है कि तेज बहादुर सप्रू और भीमराव अंबेडकर दो ऐसे व्यक्ति थे जो तीनों गोलमेज सम्मेलन में भाग लिया था। लेकिन क्वेश्चन पूछे कि कांग्रेस ने किस गोलमेज सम्मेलन में भाग लिया था, तो सिर्फ दूसरा गोलमेज सम्मेलन में भाग लिया था, बाकी पहला और तीसरा में भाग नहीं लिया था। एक कई बार उलट फेर के क्वेश्चन पूछते रहता है, इसीलिए हमेशा इसको ध्यान में रखना है। तो आज का जो हमारा टॉपिक था गोलमेज सम्मेलन, ये समाप्त होता है। और आपका जो कर्तव्य है कि आपके साथी जो अभी तक नहीं देख रहे हैं उनको शेयर जरूर कीजिए और उसको इससे जोड़ने का प्रयास कीजिए। धन्यवाद। इसी तरीके से पढ़ते रहिए, घर में रहिए, सुरक्षित रहिए। लॉकडाउन की स्थिति है, इसीलिए घर पर ही पढ़िए। ओके।